के बिना हम और मूल्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास के बिना और मूल्यों को हम अपने अंदर नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले हम विश्वास मूल्य को ही देख पाएंगे, इसलिए इसे आधार मूल्य कहा गया है। तो आइए हम सब समझते हैं कि किस तरह से इसको समझा जाए। तो विश्वास मूल्य में जो बात हुई थी उसमें सबसे पहले है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास, संबंधों में विश्वास। दूसरा, विश्वास मूल्य के हम इसमें हैप्पीनेस करिकुलम में क्या क्या उदाहरण दिए हैं, गतिविधियां, कहानियों के माध्यम से हम वो भी कोट करेंगे, और इसकी अभिव्यक्ति कैसे हो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी चीज की स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होने पर हम उसके बारे में आश्वस्त होते हैं। हमारा मन किसी निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी को पहचानने पर निश्चिंत होता है। तो किन किन चीजों में हमें क्लैरिटी करनी है ये हम अब खुद में देखेंगे जब, तो हम इस बात को जान पाएंगे। जब हम किसी काम को ठीक से कर पाते हैं या किसी बात को ठीक तरह से हम समझ पाते हैं और हमारे मन में कोई डर या घबराहट नहीं होता। हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं। अगर हमारी मूल चाहना है तो खुश रहने की है, और कोर इंटेंशन यानी कि दूसरे के खुश रहने में हमेशा हम सहयोगी रहना चाहते हैं। ऐसा चाहने के बावजूद हम हमेशा खुश कैसे रहें और दूसरों को खुश कैसे करें, यह समझ में नहीं आता है। तो ये आत्मविश्वास की कमी के बारे में बताया है। हमारे 8th क्लास की हैप्पीनेस करिकुलम की बुक में पेज नंबर 235 पर यह दिया हुआ है। तो निश्चितता, निश्चिंत यानी कि बिना चिंता के ठीक से समझ लेना, यानी कि हर चीज को ठीक से समझना बिना डर के और बिना घबराहट के। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि विश्वास है और यही सुख है। अब हम देखते हैं कि विश्वास संबंधों में कैसे हो। तो जब हम आश्वस्ति का भाव अगर मेरे अंदर है या दूसरा मेरे सुख और समृद्धि चाहता है, फीलिंग ऑफ एश्योरेंस दैट द अदर वांट्स मी टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो ये प्रश्न भी आया था, तो हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह से संबंधों में हम विश्वास को देखें। ये आश्वस्ति का भाव हमारे अंदर कब आता है, कब कब नहीं महसूस हम करते। तो जब आश्वस्ति का भाव होता है कि दूसरा भी मेरे सुख और समृद्धि चाहता है जैसे मैं चाहता हूं, तो जब मैं दूसरे की सुख और समृद्धि चाहता हूँ, दूसरा भी ऐसे सुख और समृद्धि चाहता है, तो ये आश्वस्ति का भाव यही है और यही ट्रस्ट है। तो यहाँ पर प्लीज म्यूट पर रखें। सबसे मैंने गुजारिश की थी, आदिति जी म्यूट पर रखें। तो अब हम आगे चलते हैं। नियत यानी कि चाहना, इंटेंशन पर ध्यान जाना इम्पोर्टेंट है। जब प्रश्न उत्तर हुए थे तब भी ये चर्चा में आया था कि हम कब कब दूसरे की इंटेंशन पर डाउट करते हैं और अपनी इंटेंशन को सही बताते हैं। जैसा कि कल एग्जाम्पल भी लिया गया था, परसों भी लिया गया था कि हम चाय बना रहे हैं तो चाय हमसे गिर गई और दूसरे ने चाय गिरा दी। कोई बर्तन या कप मुझसे टूट गया
लेकिन दूसरे ने तोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी सी जो बात है, ये जब हमारा ध्यान जाता है तब हमें पता लगता है कि कब कब हम दूसरे की इंटेंशन पर डाउट कर रहे हैं। हम जब भी किसी नियत, प्लीज म्यूट कर दें, हम जब भी किसी की नियत यानी कि इंटेंशन पर डाउट करते हैं तो गुस्सा या विरोध करते हैं और स्वयं परेशान होकर दूसरे को भी परेशान करते हैं। हैप्पीनेस की बुक में ग्रेड 8th में पेज नंबर 236 पर ये दिया हुआ है। परस्परता यानी कि संबंधों में विश्वास। तो विश्वास का भाव हमारे सभी संबंधों का आधार है। अतः संबंधों में इस भाव मूल्य को आधार मूल्य कहा जाता है, फाउंडेशन वैल्यू। विश्वास के बाद ही हम दूसरे भावों को महसूस कर पाते हैं। तो 8th क्लास की बुक में पेज 236 पर ये बात कही गई है। आशा जी जी, एक चीज में मुझे मन किया कि मैं बीच में बोल दूं। जी ये सब कहिए। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मैं मुखातिब हूँ कि अभी हम जी जो पढ़ रहे हैं, जो आशा जी पीपीटी दिखा रही हैं और बुक का पेज नंबर भी लिखा हुआ बता रही हैं, ये हम आपको बता दें कि आपके क्लैरिटी के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। ये एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं है। ये इस तरह से बच्चों की क्लैरिटी नहीं बढ़ाएंगे हम, क्योंकि हमें हैप्पीनेस करिकुलम डिलीवर करना है, इसलिए अपनी क्लैरिटी पूरी हो जाए, इसलिए ये सब कुछ लिखा है यहाँ, ताकि हम इसको पढ़ के क्लियर। जी थैंक यू। जी, शुक्रिया नीरू मैम। सुम नीरू जी। जी आशा बोलो। जी, आप को स्लाइड दिख रही होगी, आप आगे अगर पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। मुझे दिख रही है, बट आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है सारा। जी ठीक है आशा, जी। थैंक यू वेरी मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हमें दूसरे की नीयत पर शंका नहीं होती, लगता है कि उसकी योग्यता में कमी है, तो हम उसे सहयोग देते हैं। और जब नीयत पर शक होता है यानी कि इंटेंशन पर डाउट होता है, तो विरोध में जाते हैं। उस इंसान से, उस व्यक्ति से हम दूर हो जाते हैं और ये दूरी हम महसूस करते हैं। तो ये बात हम अपने संबंधों में जांच सकते हैं। तो जांचें कैसे? संबंधों में गंभीर समस्या नहीं हो सकती, आपको बुरा नहीं लग सकता जब तक दूसरे की नीयत पर शक ना हो। तो वेरीफाई कैसे करना है कि अगर हम दूसरे की इंटेंशन पर डाउट नहीं करते, तब हम उससे अपने आप को नजदीक पाते हैं। और जब ये समझते हैं कि उसकी कॉम्पिटेंस में कमी हो सकती है, तब हम उसके साथ सहयोगी रूप में उसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ विरोध में नहीं खड़े होते। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बीच में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि मुझे दिखाई दे रहा है हमारे साथ मांडी स्कूल की प्रिंसिपल मैम अंशु भारद्वाज मैम जुड़ चुकी हैं। तो अंशु मैम, आपको नमस्कार। नमस्कार गावा मैडम, नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए मैडम। ठीक है, नमस्कार। हाँ। आगे बढ़ते हैं जी। विश्वास को समझें। हैप्पीनेस करिकुलम में विश्वास के उदाहरण वो दिए गए हैं, तो हम उन उदाहरणों को देखेंगे। इस कहानी का जो जिक्र है वो मैंने कल भी किया था। लंच ब्रेक कहानी है ये, और ग्रेड 2 की पेज नंबर 85 पर। रमन और फिजा दोस्त थे, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाना खाते थे,
लंच ब्रेक में अचानक पानी की बोतल रमन के हाथ से गिर गई और पानी फिजा की सेवइयों में चला गया। रमन का चेहरा उतर गया। फिजा ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, तुमने जानबूझकर ऐसा थोड़े ही किया है। चल अपनी आलू पूरी निकाल, जोर की भूख लगी है। दोनों ने मिलकर आलू पूरी खाई। तो यहाँ पर इस कहानी का छोटा सा एक पार्ट लिया गया है, कहानी थोड़ी बड़ी है इससे। तो इससे इसी बात से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फिजा की सेवइयों में जो पानी गिरा, तो इससे फिजा नाराज नहीं हुई और उसने रमन की इंटेंशन पर भी शक नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से बच्चा ये समझ पाएगा कि हमें संबंधों में विश्वास किस तरह से देखना है। तो यहाँ इंटेंशन पर डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड 8 की कहानी, क्या असली तो क्या नकली, पेज नंबर 138 पर है ये। आर्थिक संकट के कारण मां ने सोहन से कहा कि हार जौहरी चाचा को बेच आओ। चाचा ने हार देखकर कहा कि अभी बाजार मंदा है, बाद में बेचना। लेकिन चाचा ने उसे नौकरी ऑफर कर दी। धीरे धीरे सोहन पारखी बन गया। कुछ महीनों के बाद चाचा ने सोहन को घर से वही हार लाने को कहा। घर में सोहन ने हार को देखा तो वो नकली था। चाचा ने कहा, मैं उस समय अगर तुम्हें सच बताता तो तुम्हें लगता कि बुरे समय में मैं हार को नकली बता रहा हूं, लेकिन अब तो तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। तो ये कहानी जो ली गई है, इसमें ये बताया है कि सोहन के जो चाचा हैं वो जौहरी हैं और वो जो है सोहन के पिता नहीं रहे। इस कहानी में जैसे कि बात की गई है कि किस तरह से उसको आर्थिक तंगी आती है और वो एक माँ के पास जो हार है वो उसे बेचने के लिए चल देता है, लेकिन वही उसके जो चाचा हैं वो उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम नौकरी कर लो। तो इस कहानी से ये पता लग रहा है कि उसके चाचा ने उसको स्किलफुल बनाया। स्किलफुल बनाने के बाद सोहन ये जांच पाया कि क्या कौन सा हार असली है और कौन सा नकली। तो अगर उसके चाचा ने जैसे उससे बताया कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो बुरे समय में मैं हार को नकली जो है वो बताता, तो बुरे समय में मैं हार को अगर नकली बता रहा हूं तो तुम्हें खुद जो है उस समय बुरा लगता, लेकिन अब तुम्हें जब पहचान हो गई है तो अब तुम अच्छे से इसको देख पाओगे। तो कौशल यानी कि स्किल होने के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में मैं धोखा नहीं खा सकता। तो इसमें मेन यही है कि हम जब कोई चीज में पारंगत हो जाते हैं, कोई स्किल सीख लेते हैं, रोटी बनाना, कार चलाना, बहुत से स्किल हैं, जब हम स्किलफुल हो जाते हैं तो हमें हमारा आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता चला जाता है। और जब हमें कोई स्किलफुल नहीं होते, अगर हमें दूर जाना है और गाड़ी चलाने में मुश्किल आ रही है तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास की भावना नहीं पनपती। तो स्किलफुल होने से हमारा आत्मविश्वास हमेशा ही बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। अरुणिमा सिंह की कहानी है पेज नंबर 166 पर। कुछ 4-5 पंक्तियां ली गई हैं। और अरुणिमा ने 2012 में एक दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूने का मन बना लिया था और कर दिखाया। बाद में उन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को
फतह कर दुनिया को मन की ताकत से अवगत करा दिया। तो इस कहानी में, अरुणिमा सिन्हा की कहानी में उसके मनोबल की बात बताई गई है कि पैर गंवाने के बावजूद भी उसका मनोबल शारीरिक बल से ज्यादा था। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में हम ये बात देखें कि शारीरिक बल और मनोबल की ओर ध्यान जाता है। मनोबल से बड़ी उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं, चाहे शारीरिक ताकत कम हो। कई लोग और बच्चे शरीर में कुछ कमी या रंग रूप के कॉम्प्लेक्स से डिस्करेज होते हैं और आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो मन की ताकत यानी कि मनोबल समझ में आने से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगर हम स्कूल में या घर में भी देखें अपने आसपास, तो ये बच्चों में जो है यहाँ आत्मविश्वास की कमी हम देखते हैं कि वो रंग रूप को बहुत तवज्जो देते हैं। और अगर जो है काले गोरे में भेद जो है आप देखते ही हैं किस तरह से बच्चों में होता है कि जो गोरा है वो ज्यादा जो है समझदारी का भी संकेत मिलता है कि जो गोरा है वो ज्यादा समझदार है। तो कई बार ऐसे बच्चों में हम ये स्कूल में भी आमतौर पर ये जो बच्चों की शिकायतें हैं वो होती ही रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास के 3 रूप। तो यहाँ पर स्वयं के प्रति समझें और विश्वास स्थायी चाहिए या कभी कभी। तो ये पेज संख्या दी हुई है 8वीं क्लास की गतिविधि में। पेज 160 पर दिया हुआ है स्वयं के प्रति विश्वास को समझें, और पेज 163 पर विश्वास स्थायी चाहिए या कभी कभी। आत्मविश्वास के 3 रूप अभी तक की मान्यताओं में। पहला, मेरे अंदर का विश्वास कुछ ठीक कर पाने से, जैसा कि स्किल्स, कार चलाना, खाना बनाना और अपने लक्ष्य डिसाइड करना और उन्हें पा लेना। दूसरा, दूसरों से तुलना करके और अपने को दूसरों से अधिक पाने से, जैसा हम आमतौर पर स्कूल में भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं कि बच्चे की तुलना करने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे के कम मार्क्स आए, दूसरे के ज्यादा आए, तो हम अपने बच्चों को बार बार कहते हैं देखो तुम्हारे दोस्त के कितने ज्यादा मार्क्स आए, आप ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करते। तो आमतौर पर ये देखने में आता है। या जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है उससे तुलना कि उसके पास हमारा ज्यादा पैसा है। तो इस तरह की तुलनात्मक बातों में जो है हमें पता लगता है कि हम बहुत सारी चीजों में बच्चों की तुलना करने लगते हैं। तीसरा, दूसरों के व्यवहार से, तारीफ सुनकर, यानी कि तारीफ सुनी तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई तारीफ ना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। और वो तारीफ किसी भी मामले पर हो सकती है, रूप को देखकर हो सकती है, गुणों को देखकर हो सकती है कि उसका रूप वो ज्यादा खूबसूरत है, वो खूबसूरत नहीं है, या उसके पास कोई भी और बात से जो है तारीफ ना मिले, तो हमारे रिमोट की चाबी हमारे पास नहीं होती, तो जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन ये तीनों बातें, ये आत्मविश्वास के जो 3 रूप बताए हैं, मान्यताओं में हैं हमारे, ये सब अस्थाई हैं, शरीर पर या बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं। हम निरपेक्ष, एब्सोल्यूट विश्वास चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं स्थायी विश्वास, जिसे सब पा सकते हैं। भाव स्थायी हैं, व्यवस्था की समझ स्थायी है, परिवार में, समाज में, प्रकृति में व्यवस्था। तो अब यहाँ पर विश्वास को किन किन बातों में अस्थाई है और कहाँ अस्थाई है, ये जो है बताया गया है। अस्थाई विश्वास में 3 बातें जो मान्यताओं में ली हैं: कौशल, स्किल्स, अन्य से तुलना में, कंपैरिजन में, और दूसरों के व्यवहार यानी कि प्रशंसा से, जो अभी अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा। और स्थायी विश्वास यानी कि भाव मूल्य, भाव यानी भव, भव यानी जो अस्तित्व में है
वो भाव है, मूल्य है वो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। और व्यवस्था की समझ, तो हमने अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, वैल्यूज एंड हार्मनी, तो इसके बारे में स्थायी विश्वास जो है हमारे अंदर तभी आता है जब हम भावों को समझ पाए, व्यवस्था को समझ पाए, अपने आसपास की व्यवस्था को समझ पाए। हमारे आसपास हमने अक्सर देखा है कि जब अव्यवस्था होती है तो हमारा भाव भी स्थिर नहीं रहते। तो भावों में हम कब स्थिर होते हैं, कब कब अस्थिर होते हैं, तो ये हमारा स्वयं मूल्यांकन करने का मुद्दा है। हमारे ज्यादा प्रयास किसके लिए हैं, स्थायी विश्वास के लिए या अस्थायी विश्वास के लिए? तो पेज नंबर 164 क्वेश्चन नंबर 5 पर ये दिया हुआ है। किसी को अब तक जितनी भी बातचीत हुई है कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें या फिर बता दें। आगे बढ़े। मुझे कोई भी एक साथी, नीरू मैम। जी मैम आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन। थैंक यू, थैंक यू। कंटिन्यू करो आज। ठीक है, तो विश्वास मूल्य इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 8th में पूरा चैप्टर 4 पेज नंबर 159 से 170 तक विश्वास पर है, और ग्रेड 7th में और ग्रेड 8th में अभिव्यक्ति खंड में है। जी आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास की अभिव्यक्ति, तो ये क्लास 7th और 8th में है। तो अब हम और उदाहरण देखते हैं। विश्वास यानी कि ट्रस्ट की अभिव्यक्ति, तो हम किस तरह से इसको एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें और फिर एक्सप्रेस करेंगे, इस बात पर अभिव्यक्ति खंड में चर्चा की गई है। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट on self-confidence and trust in relationships, behavior of others, my own behavior। आत्मविश्वास और संबंधों में विश्वास को देख पाना, इन पर अपने अंदर मनन, चिंतन और अपनी स्पष्टता बढ़ाना। ये एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? others feelings towards us and our feeling towards them when we recognize and fulfill this। भागीदारी को निर्वाह करके और भाव को महसूस करके विश्वास भाव को पहचान पाना। अब यहाँ पर भागीदारी का निर्वाह कैसे हो? जैसा कि हम अपने दिनचर्या में ये देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी उपयोगिता है, कहाँ कहाँ पर हम दूसरों के लिए सहयोगी रूप में उपस्थित हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी भागीदारी से हमारे परिवारजन, मित्रजन आगे बढ़ सकते हैं, और जहां पर वो रुकावट है उनको जीने में, तो वहां पर हमारी कहाँ कहाँ तक भागीदारी हो सकती है। तो हम अपने परिवार में किस तरह से उन कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करते हैं, तो हमें यहाँ पर देखकर खुद में ये जांच कर हम इस भाव को पहचान पाएंगे। और एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेस द फीलिंग वी फील, जो विश्वास भाव हम महसूस कर रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं उसे व्यक्त कर पाए, इस योग्यता को अपने में विकसित करना। जैसा कि कई बार होता है कि हमारे अंदर भाव है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हम कहते हैं अपने मित्रजनों से भी, अच्छा ये कहने का हमारा भाव नहीं था, हम ये कहना चाहते थे। तो यहाँ
कहाँ कहाँ हमारी योग्यता में कमी है, हम उस योग्यता की कमी को भी देख पाए, और कहाँ कहाँ भाव की कमी है, हम उस भाव को भी देख पाए। तो ये मूल्यांकन जो है कि किस तरह से हमने ये बात हुई थी कि स्व निरीक्षण करना है, स्व मूल्यांकन करना है, क्योंकि कई बार हम ऐसा कर जाते हैं कि अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं। हम सामने वाले की बात को सुने बिना अपने विचारों को जब श्रेष्ठ मानते हैं, तो ऐसे में हम सामने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहते हैं। तो कहाँ कहाँ हमने मूल्यांकन जब करना है वो अधिमूल्यन कर रहे हैं, अवमूल्यन कर रहे हैं, निर्मूल्यन कर रहे हैं, तो इन तीनों बातों पर ध्यान देते हुए ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अधिमूल्यन कैसे? जैसा कि हमारे घर अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम कह देते हैं कि हमारा बच्चा तो जो है एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, या एक दिन बहुत सारे ये काम कर लेगा। तो जितनी बच्चे की कैपेबिलिटी है, योग्यता है, हम उससे बहुत ऊंची बात कर देते हैं, अधिमूल्यन कर देते हैं। और कई बार अवमूल्यन भी कर देते हैं कि जैसे बच्चे को कह देते हैं कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये अवमूल्यन हो गया। और निर्मूल्यन भी कर देते हैं, जैसे बच्चे को किसी जीव जंतु से कंपैरिजन करके कि ये तो गधा है, कभी समझेगा ही नहीं। तो इस तरह की बातें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास वातावरण में सुनते ही रहते हैं। तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन दोषों से बचते हुए अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो वो ठीक मूल्यांकन होता है, सही मूल्यांकन होता है। इस बात को हमें खुद में भी जांचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड 7th में अभिव्यक्ति जो है पेज नंबर 221 पर दिया हुआ है कि किस तरह से आत्मविश्वास का भाव महसूस करना। तो शिक्षक नोट भी दिया है, और ऊपर की पंक्ति में कि निम्नलिखित प्रस्तावित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो ये जो शिक्षक नोट लिखा है वो हमारे लिए लिखा है, टीचर्स के लिए लिखा है, और उद्देश्य भी होता है तो वो हमारे लिए होता है। हमने कभी बच्चों को शिक्षक नोट पढ़ के या फिर उद्देश्य नहीं बताना, डायरेक्ट हमने माइंडफुलनेस की एक्टिविटी के बाद उनको एक्टिविटी या स्टोरी जो बतानी है उसके बाद जो है प्रश्नों के माध्यम से उसको उस मूल्य से अवगत कराना है। तो यहाँ मैं शिक्षक नोट पढ़ रही हूँ, लेकिन हमने बच्चों के सामने नहीं पढ़ना। कभी कभी किसी चीज को करने या सीखने से पहले हम में यह विश्वास नहीं होता कि हम उसे कर पाएंगे, लेकिन कभी यह भी होता है कि हम किसी कार्य को करने के प्रति आश्वस्त होते हैं। इस सत्र में विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर दिलाना कि वे कब कब विश्वास के साथ होते हैं, और जब विश्वास के साथ होते हैं तब वो कैसा महसूस करते हैं। तो प्रश्न है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करते समय पहले आप डर या घबराहट महसूस करते थे, लेकिन अब उन्हें करते समय आप बिल्कुल नहीं घबराते हैं? ऐसा कैसे हुआ? तो ये बच्चे अक्सर साइकिल चलाते हैं, सीखते हैं जब साइकिल चलाना तो डरते हैं, घबराहट होती है उनके। ऐसे ही गर्ल्स जब शुरू शुरू में खाना बनाते हैं, जब हमने भी बनाया खाना, शुरुआत की रोटी बनाने की, आटा गूंथने की, तो हमसे नहीं हो पाया। कभी आटे में पानी ज्यादा गिर जाता था, कभी कम पड़ता था। तो इस तरह से घबराहट और डर रहता था कि परिवारजन क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तो ये डर वाली मुद्दा बच्चों में होता ही है कई बार। तो इस तरह से हमने बच्चों से ये बात, प्रश्न जब पूछेंगे तो बच्चे जरूर आंसर देंगे कि कब कब आपको डर या घबराहट होती है जब आप कार्य करते हैं, नया काम सीखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देंगे। तो दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आपने कौन सा ऐसा काम, कला, कौशल, हुनर सीखा है, उसे सीखने से पहले और उसे ठीक से सीखने के बाद आपको अपने अंदर क्या बदलाव महसूस हुआ? जैसे साइकिल चलाना सीखा, पेंटिंग करना सीखा, और कोई खेल वगैरह सीखा।
तीसरा प्रश्न, कोई ऐसी घटना याद करके बताएं जब आप कक्षा में किसी टॉपिक को ठीक से नहीं समझ पाए, जबकि आपके सहपाठी उसे समझ पाए। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? तो किसी भी सब्जेक्ट के ऐसे कौन-कौन से पाठ या टॉपिक हैं जिनको लेकर आपको विश्वास है कि आप उन्हें अपने किसी सहपाठी या दोस्त को समझा सकते हैं? तो बच्चों का यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर और घबराहट दूर होगी। तो इन्हीं प्रश्नों के सहारे जो है वो अपने उस विश्वास को देख पाएँगे कि कब-कब हमारा आत्मविश्वास नहीं बन पाता है, कब-कब हम घबरा जाते हैं। तो ये प्रश्न अभी मैं सभी साथियों के समक्ष रखूंगी। शिक्षक नोट पढ़ते हैं। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें और दूसरों के खुश रहने में हमेशा मददगार रहें, उसी प्रकार दूसरे भी चाहते हैं। ऐसा चाहने के बावजूद हम कभी दूसरों को खुश कर पाने में सफल होते हैं और कभी असफल। यह सफलता अथवा असफलता परिस्थितियों एवं हमारी समझ और योग्यता पर निर्भर करती है। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। इस सत्र का उद्देश्य है कि विद्यार्थी यह देख पाएं कि हमारी मूल चाहत दूसरों के प्रति और दूसरों की मूल चाहत हमारे प्रति अच्छी ही होती है। ऐसा देख पाने पर वे दूसरों के प्रति विश्वास का भाव महसूस करेंगे। तो अब ये जो प्रश्न है ये आपके समक्ष, हम साथियों से ये जानना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए जो है कि कोई ऐसी घटना बताएं जब आपके किसी पारिवारिक सदस्य या मित्र की गलती से आपका कोई नुकसान हुआ हो। अगर हाँ, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? तो हमारे साथी पहले प्रश्न पर विचार करें और अपने अनुभव साझा करें। फिर से दोहराती हूँ, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपके किसी पारिवारिक सदस्य या मित्र की गलती से आपका कोई नुकसान हुआ हो। अगर हाँ, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? मैडम मैं बोलना चाहूंगा, जी सर, पर मैं इसको स्वागत है दूसरे आपका। रूप में, हाँ जी बोल रहा हूँ। तो मैडम जी मैं इसको दूसरे दूसरे रूप में बोलना चाहूंगा। मैं जी 1985 में 9th क्लास में पढ़ता था। तो मैं जैसे ही क्लास में बायोलॉजी के लैब में घुसा तो एक टेबल पर गिलास रखा हुआ था। मेरे हाथ से वो गिलास गिर गया। तो गिलास जैसे ही गिरा तो मेरे अध्यापक थे, मुझे नाम याद है, मिश्रा जी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और 3 मेरे जबरदस्त थप्पड़ जमाए। और मारने के बाद भी मुझे ये भी बोला कि तुम किसके पैसे भी लेके आना। अब मैं वहाँ एक्चुअली में मैं किसान का बेटा हूँ, भाई के साथ रहता था। तो भाई से बहुत डरता था। तो मुझे उस दिन बहुत ही बुरा लगा, मतलब ऐसा फील हुआ। अब मैं उस घटना को अपने जीवन से कोरिलेट करता हूँ, या टीचर होता हूँ तो मैं कभी भी कोई बालक से कोई हो जाती है तो वही घटना याद आती है, और उसको बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े उससे उस घटना को याद दिला के बिठाता हूँ। तो इसका बड़ा जीवन का अनुभव है और बड़ा आनंद मिलता है। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। जी, और कोई हमारा साथी साझा करना चाहे? नमस्कार मैम। नमस्कार, सोनिया जी। मैम जी 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 मैम, मैं कहिए। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी, कौन से स्कूल से हैं आप? जी, मैं सेक्टर 13 द्वारका के स्कूल से हूँ मैम। अच्छा, स्वागत है आपका, कहिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैम, मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आज से कुछ साल पहले, मतलब लगभग 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं कार चलाना सीख रही थी। तो जब भी मैं कार चलाना सीखती थी, कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी मुझसे। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। मतलब जब मैं सीखने जाती थी ट्रेनर के साथ, तो मैं चला लेती थी। लेकिन जब घर पर आकर मैं अपनी कार चलाने की प्रैक्टिस करती थी, तो बहुत नर्वस हो जाती थी और मुझसे ठीक से कार नहीं चल पाती थी।
तो मेरे घर वालों ने सोचा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी ये वाला काम, और इस एपिसोड को मैंने मतलब 2 साल मतलब किया। जैसे गर्मी की छुट्टियां होती थी, 15 दिन सीखा, फिर कुछ प्रैक्टिस करी, लेकिन कुछ नर्वस हो गई और एक्सीडेंट होते होते बच गया। फिर नेक्स्ट समर वेकेशन आया तो फिर हस्बैंड ने बोला कि अरे तुम ट्राई करो, तो मैंने फिर करा, लेकिन फिर ऐसे हो रहा था। तो जब मुझे फाइनली ये बोला गया कि अरे तुम्हारा शायद एप्टीट्यूड नहीं है ये करने का, तुम इसे छोड़ दो, तो मैंने इससे मैं नाराज नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी तो मुझे बुरा लगा, लेकिन बाद में मैंने इसको एज अ चैलेंज ट्रीट किया और सोचा कि मैं ये कर कर दिखाऊंगी, और सब पर फिर मुझ पे सब विश्वास करेंगे कि ये मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया और पॉजिटिव स्ट्राइड में लिया, और आज मैं बहुत ही बढ़िया ड्राइवर हूँ। मतलब मैं बहुत अच्छी कार चला लेती हूँ। और तो मैं ये समझती हूँ कि कभी अगर आपको, चाहे परिवार के सदस्य, चाहे बाहर के आपके कोई मित्र हों या बाहर का कोई इंसान, अगर आपको किसी भी तरह की कोई नकारात्मक बात कहता है, तो हमें उसकी गहराई को सोचना चाहिए कि वाकई में ये हमें तकलीफ देने के लिए कह रहा है, या ये चाहता है कि मैं इस काम को और बढ़िया तरीके से करूं। तो मुझे लगता है हमें जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहकर, पॉजिटिव रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बढ़िया अनुभव साझा किया आपने मैम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या किसी अन्य व्यक्ति जो आपका मित्र या संबंधी नहीं है, उसकी गलती से आपका नुकसान हुआ है? यदि हाँ, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? दोबारा से प्रश्न दोहराती हूँ। क्या किसी अन्य व्यक्ति की गलती से आपका कभी नुकसान हुआ है जो आपका मित्र या संबंधी नहीं है? अगर हाँ, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? जी, कोई अपने विचार रखना चाहे? आशा मैम, मैं बोलूं? जी जी, आमंत्रित है। शुक्रिया मैम। एक बार बस में मैं स्कूल से लौट रही थी जी और मेरे हाथ में कुछ सामान था जो ब्रेकेबल था, और अचानक ही बस में ब्रेक लगी और पीछे से एक एजेड अंकल आके ऐसे गिरे कि मेरे हाथ से वो सारा सामान छूटकर गिर गया और वो नीचे गिरकर ना टूट गया। तो उस समय जब वो सामान टूटा तो एक बार ही अंदर से बड़ा गुस्सा सा उठा, लेकिन जब मैंने इस स्थिति को थोड़ा सा सोचा कि अगर ब्रेक ना लगी होती तो शायद वो मेरे ऊपर ना गिरे होते और ये सामान ना टूटता। तो इसको सोचते ही ना मैं उनको कुछ कह ना पाई। तो ना जानते हुए भी अपने गुस्से को हम अंदर से ही समझ के उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया कि सामान तो टूट गया, वापस ठीक हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने अभी आज इनको कुछ कहा तो हो सकता है काफी समय के लिए ये इन बातों को, इनका विचार चलता रहेगा और उन्हें बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू जी। सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे और कोई साथी इस प्रश्न पर कुछ अपने अनुभव साझा करने चाहें? अच्छा, हेलो जी मैं इसी बात को, अभी जो सुमन ने कही, इसी बात जी को लेके ही कहना चाहूंगी कि जी दरअसल में देखिए ना, जो भी हुई घटना, उस घटना में आपने अपने आप को जब ये समझाया कि ब्रेक ना लगी होती तो ये नहीं गिरते, तो ये क्या था एक्चुअली? ये एक विश्वास ही था इस बात का कि उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया, उसके पीछे रीजन कुछ और है।
आपको उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं हुआ। सो ये विश्वास ही है जो बेसिकली इस बात पे भी काम करता है कि आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जी विश्वास चाहे वो हमारा अपने मानव के प्रति हो या बाकी अवस्थाएं हैं हमारी, किसी चीज के, किसी जानवर के, किसी पेड़ पौधे के प्रति हो, ये विश्वास ही है जो हमें सही दिशा में सोचने और सही तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करता है। जी बेहतर। थैंक यू आशा। हाँ, तो अभी जो है हैंड रेज किया है अभी अभी हमारे एक साथी ने, तो मैं देख पा रही हूँ भारती जी का या कन्हैया लाल कुछ ऐसा नाम सा है, अब हट गया। कोई नहीं, आप अपने प्रश्न जो हैं गूगल फॉर्म में लिख दें, क्योंकि अब वैसे भी मीटिंग का टाइम ओवर होने को है, तो हम सब जो है आपसे विदा लेते हैं। एक कल मिनट फिर आशा, मिलेंगे। जी आशा एक चैट बॉक्स जी में बहुत देर से हम्म, सुबह मैम है कोई, इन्होंने बहुत देर से लिखा हुआ है, मैं देख रही हूँ that जी session is going very good ma'am, but I myself feel that how come we stay or keep ourselves in जी स्थायी विश्वास, कैसे हम स्थायी विश्वास में बने रहें जबकि सर्कमस्टांसेस जो है वो ऐसा होने नहीं देते, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हमारा विश्वास टूट जाता है। तो जी ऐसे में वो पूछना चाह रही है कि वो स्थायी विश्वास को कैसे बना के रखें। तो ये बहुत देर से लिखा हुआ प्रश्न, तो मुझे लगा आज जी ले लेना चाहिए। जी हमारे साथ सुमेर भाई जुड़े होंगे, तो सुमेर भाई को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस प्रश्न को जो है देखें। सुमेर भाई जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैडम मैं बोलना चाहूँ इस पर। आशा जी, मुझे लगता है सुमेर भैया है नहीं है। अच्छा तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इसी बात पर कल जी एक प्रश्न, परसों एक प्रश्न आया था जिसमें किसी ने ये कहा था कि क्या करें जब कोई विश्वासघात हो जाए। तो मुझे लगता है स्थायी विश्वास ना होना या विश्वासघात होना शायद कुछ एक सा है। तो सुमेर भाई ने इस बात का जवाब दिया था कि विश्वासघात तो होता ही नहीं है कुछ, विश्वास का मतलब विश्वास ही है। अगर आप जिसका बात को विश्वासघात कह रहे हैं, इसका मतलब कि विश्वास था ही नहीं। तो जब आप कह जी रहे हैं कि स्थायी विश्वास कैसे हो, इसका मतलब कि विश्वास स्थायी था ही नहीं, जी वो स्थिर था ही नहीं, भाव जो है वो स्थिर हुआ ही नहीं, इसलिए आपको वो विश्वास जो है डगमगाता नजर आया। तो ये बात जी सुमेर भाई ने कल परसों के एक सेशन में ऐसा ही एक जवाब दिया था, तो मुझे ध्यान आ गया। हमारे साथ सुमेर भाई जुड़े हुए हैं। मैं चाहती अच्छा, हूँ कि वेरी वो गुड, इस वेरी गुड। मीटिंग को जो है जो कुछ शब्द कहें और इस प्रश्न को लेते हुए हम अपनी बात रखें। सुमेर भाई जी। जी, मैं चाह रहा था कि प्रेम शंकर जी संक्षेप में कुछ रखना चाह रहे थे, एक बार वो रख दें तो फिर मैं अपनी बात भी रख दूं। प्रेम शंकर जी। सर। जी मैडम। जी कहिए देखिए कहिए। मैडम, ये हमारा मन होता है वो दो प्रकार का मन होता है, एक तो कलुषित मन और एक शुद्ध मन। और ये सारा जो मामला होता है वो मन का होता है। अब हमें देखना ये है कि हमारे मन में हम शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता कैसे लाएं। और इसके लिए एक मैं उदाहरण दे दूं, मन में हमारे ये जो भी हमारा एक चीज होती है, मैं इसमें गौर करना चाहूंगा, परम प्रेम होता है। और ये परम प्रेम क्या होता है? हमारे भारतीय संस्कृति में दो शब्दों का प्रयोग होता है परम प्रेम में। एक होता है पर और एक होता है अपर। पर होता है ऊंचा और उच्चतर, और दूसरा शब्द है अपर जो निम्न है। नीचे का स्तर अपर और ऊपर का स्तर पर होता है। तो इसको बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में ये करना चाहूंगा कि हम हमारे मन को शुद्ध करें। और वो शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और इसको लगातार हम शुद्ध करते रहें, जिस प्रकार से श्रवण से, मनन से, कीर्तन से, बच्चों के साथ जाकर। और जैसे जैसे हमारे मन में शुद्धता आती जाती है तो हमारे जो ये है विश्वास का भाव भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बड़ा लंबा, पर मैं इतना ही कहूंगा कि हम हमारे ऊपर ये स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं का आकलन करें, विवेक के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं, क्या सही है और क्या गलत है। ये इसकी पहला स्तर होता है। तो इस तरह से
अभ्यास के माध्यम से हम हमारे अंदर इसको स्थापित करके हम हमारे घर में और हमारे स्कूल में और हमारे चार और वातावरण में विश्वास को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं तो इसका अभ्यास करता रहता हूँ, तो लंबा है, फिर भी इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुमेर भाई जी, आप एड्रेस करना चाहेंगे? हाँ सर जी, हाँ बढ़िया। प्रेम शंकर जी, बड़ा अच्छा अपने अनुभव शेयर किया, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ क्या है हमारे अंदर, और हम जब उसको संप्रेषित करते हैं तो दूसरे के अंदर उस शब्द का अपना क्या अर्थ है, क्या वही अर्थ पहुंचता है जो हमारे अंदर है? क्योंकि हर शब्द के लोग अपने अपने अर्थ लिए होते हैं, तो जैसा अर्थ हमारे अंदर है यदि वही अर्थ दूसरे तक संप्रेषित प्रकाशित हो जाए तब वो समझना होता है। और शिक्षा और नैतिक शिक्षा और ये सारे वेद शास्त्र, इसमें इतनी गहरी बातें हैं, बस हम उस अर्थ को समझ के वास्तविकता तक पहुंच जाए, ये हमारी यात्रा है। तो आपने बहुत गहरी बात रखी है, उसके लिए तो आप सही कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और अलग से विस्तार चाहिए, तब उस अर्थ तक पहुंचेंगे और हम आप और भी बात करेंगे आगे। यहाँ मैं विश्वास को लेकर, आशा जी पहले भी हमने बात रखी थी कि जब भी किसी चीज की हमें स्पष्टता नहीं होती है कि ये करना कैसे है, किसी चीज की हमें जानकारी नहीं है कि ये कैसे होगा, उस समय हम अपने अंदर की स्थिति को देख पाते हैं क्या हो रहा होता है। निश्चित रूप से अपने अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो वो जो अच्छा नहीं हो रहा होता है वो मन की अनस्टेबल स्टेट होती है। जैसे ही हमें वो चीज ठीक से समझ में आ गई, समझ में आने के ठीक बाद हमें अपने अंदर अच्छा महसूस होने लग रहा होता है। इसका मतलब अब हमारी वो जो मन स्थिति है वो स्टेबल हो गई। तो इसका अभी सुमन बाला बहन ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि जैसे ही उनका ध्यान इस बात पर गया कि ब्रेक लगने के कारण वो व्यक्ति जो है वो गिर गया, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ, तो वो जो गुस्सा एकदम से उठा था वो एकदम से रुक गया। तो इसका मतलब है कि हमारे गुस्से को समझ ने ही आखिर कंट्रोल किया। तो ये जो गुस्सा या डर की स्थितियां हैं, ये हमारे मन के विचलन की, अस्थिरता की स्थितियां हैं। जैसे समझ होती है, स्पष्टता होती है, तो मन स्थिर रहता है। जिन भी मामलों में हमारी अस्पष्टता है, अनिश्चितता है, उन मामलों में हमारे मन की स्थिति अस्थिर हो जाती है। तो सारा मामला स्पष्टता का ही है। तो जैसे जैसे हम एक चीज को पूरी तरह समझ जाते हैं, उसको लेकर हमें कोई डर नहीं रहता, हमें पता होता है, यही विश्वास है। जैसे ही एक बच्चा या हम भी अपने को जान लें, अब अपने को जानना का क्या मतलब लेंगे, इसके तो बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बच्चे का ये ध्यान चला जाए, अभी आप काम में ले लो, ये खत्म नहीं होती और निखरती है। यदि ये बच्चे को ये दिख जाए, माइक शायद एको कर रहा है, तो आप एक बार म्यूट करेंगे सभी को, मैं बस आधे मिनट में इसको पूरा कर देता हूँ जी। तो हम देख पाएंगे कि बच्चे का यदि ये ठीक से ध्यान चला जाए कि मेरे में असीम क्षमताएं हैं। ठीक है, कोई चीज मैं आज नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। ये जो भरोसा जगेगा वो तब जगेगा जब उसको अपने अंदर की असीम क्षमताओं की ओर हम ध्यान दिला देंगे। ध्यान दिलाते ही उसको ये तो दिखेगा कि बचपन से अब तक मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें समझी हैं, सीखने और समझने की ताकत मैंने बहुत काम में ली है, उसके बावजूद मेरी ताकत तो कम नहीं हो रही है, खर्च करने से ये तो घटती नहीं है, ये तो बढ़ती है। तो ये अपने अंदर ये वो देख पाता है अपनी असीम क्षमताओं को, तो अपने पे एक भरोसा बनता है कि अब जिंदगी में आगे बहुत सी चीजें अभी नहीं सीखी समझी हैं, मैं सीख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो ताकत है। तो ये जो स्थायी विश्वास आता है अपने प्रति, ये अपने को समझने से आएगा। ऐसे दूसरे आदमी को लेकर कैसे बनेगा भरोसा है,
वो गलती नहीं करना चाहता है, लेकिन या तो उसके अंदर समझ नहीं है, या वो किसी दबाव में है, या उसने उस चीज को सही माने बैठा है जो कि सही नहीं है। इस वजह से वो गलती कर बैठता है। कैसे पता चलेगा कि ऐसा ही है? हम अपने में देख लो ना। हम कभी ये स्वीकार करते ही नहीं है कि हम जानबूझकर गलती करना चाहते हैं। हम यही कहते हैं कि गलती हमसे हो जाती है, और उसके लिए भी या तो हमारा ध्यान नहीं होता है या किसी चीज का पता नहीं होता है, और कभी कभी कोई दूसरा हमें मजबूर कर देता है, लेकिन हम चाहते तो नहीं है। लेकिन दूसरा दूसरा तो साफ साफ देखते हैं जी, कई बार बहुत चाहते हैं वो तो, उनमें तो हमें कोई डाउट नहीं है, उनको तो हम जानते हैं। इसका मतलब हमने दूसरों को भी समझा ही नहीं है। जिस दिन समझ जाएंगे तो ये भरोसा बनेगा कि आदमी सब एक जैसे ही है, कोई न कोई समझ की कमी है इसलिए ये हो रहा है, तब जाके हमारा जो गुस्सा है वो नियंत्रित हो पाएगा। समझ से ही नियंत्रित होता है गुस्सा भी, डर भी, और यही स्थायी विश्वास है। इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और जी, कोई? एक आज हमारे सबसे ज्यादा साथी जुड़े हैं 106, तो और भी बहुत ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए। तो आप सबको तहे दिल से बधाई। एक फोटोग्राफ जरूर लेना चाहूंगी। जरा वीडियो ऑन कर लें, जो करने की स्थिति में हैं, तो एक फोटो जरूर लेना चाहूंगी। जी जी सुमन जी। जी, आप सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद। सुमन जी और सुमेर जी हमारे साथी हैं, हैप्पीनेस टीम के मेंबर हैं, नीरू मैम जी भी। तो एक बार सबके साथ फोटो हो जाए। थैंक यू सो मच। अभी बने रहिए। अच्छा जी, जो जुड़ना चाहे वो जरूर जुड़। हाँ, हैप्पीनेस चौपाल में जो साथी जुड़ना चाहें शाम को 6 बजे वो जुड़ सकते हैं। स्माइल